बेकार थे अभी तक के सभी चीफ मिनिस्टर, सुक्खू ने सभी को दिया दोषी करार। क्या कर्ज लेकर सभी ने घी पिया? क्या है सुक्खू के बयान के मायने? व्यवस्था परिवर्तन करने आए सुक्खू क्या नहीं लेंगे कर्जा? हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरे मन से एक ही बार में प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए दोषी करार दे दिया है। सीएम सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर अपनी राय रखते हुए कहा कि हिमाचल आर्थिक बदहाली की स्थिति में चल रहा है। 40 सालों में हिमाचल को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया, केवल लोन लेते रहे। यह उसी का परिणाम है। सरकारों ने संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब मैं अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, फाइनेंस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, तो प्रदेश की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आप देखते होंगे कई जगह पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, कई जगह पे समय पर नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसी व्यवस्था पिछले 40 साल से चला रही थी जिसने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में कभी सोचा नहीं। हमारी आर्थिक संपदा लूटती गई, हमें पता भी नहीं लगा, और आज हम आर्थिक बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने बीते 40 वर्षों के मुकाबले खुद पेश किए गए इस वित्तीय वर्ष के बजट को बाकी बजटों से सर्वश्रेष्ठ बताया और व्यवस्था परिवर्तन की बात पर भी दहाड़ लगाई। और पहले बजट में हमने 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसमें व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम सुक्खू ने पूर्व की सरकारों को सवालों के घेरे में खड़ा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी अपना जवाब दिया और बोले कि हम उनसे घबराने वाले नहीं हैं। और जो भविष्य की युवा पीढ़ी है उसको हम कुछ देकर जाना चाहते हैं। आपके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर हम पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की परंपरा है, आरोप लगाएगी, दोषारोप लगाएगी, लेकिन हम उससे घबराने वाले नहीं, क्योंकि चुनौतियों का सामना हमें करना आता है और चुनौतियों को पार करना भी हमें आता है। इस दिशा से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आप पर आपका सहयोग चाहिए, आम जनता का सहयोग चाहिए, हिमाचली के हर वासी का सहयोग चाहिए। 2 साल के भीतर परिवर्तन आपके सामने नजर आएगा और 4 साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर होगी और 10 साल में हम हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा आयोजित स्पार्क 2023 कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ऐसी औद्योगिक नीति लेकर आई कि 10 रुपए बीघा की दर से जमीन दे दी, लेकिन ये भूल गई कि ऐसे में हिमाचल का विकास कहां से होगा। आइए सुनते हैं सीएम सुक्खू का पूरा भाषण। आज के दिन 6 महीने पहले हमारी सरकार ने ऐतिहासिक रिज मैदान में शपथ ग्रहण की। आज हमें मुझे और मेरे साथी भाई मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हमने किया था। शपथ ग्रहण करने के बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमने जो सोचा है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वादा किया था कि जब भी हमारी पहली कैबिनेट होगी हम अपने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जिन्होंने भी प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है, अपने जीवन के 30 या 35 वर्ष चाहे वो सरकारी विभाग में दिए हैं, चाहे बैंक में दिए हैं, चाहे कॉरपोरेशंस में दिए हैं, उनके लिए हम बुढ़ापे में एक सुरक्षा व्यवस्था लेकर आएंगे। वो थी ओपीएस। और हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में इसको लागू किया। हमारी इच्छा शक्ति थी कि हम इसको लागू करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि सरकार बनने के बाद जो हमारा वादा पहला था उसको हमने पूरा किया और सरकार कृत संकल्प है, जो हमने आने वाले समय में कहा है उसको करके पूरा करेगी। जब मैं अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, फाइनेंस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, तो प्रदेश की परिस्थितियां को देखकर ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आप देखते होंगे कई जगह पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, कई जगह पे समय पर नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसी व्यवस्था पिछले 40 साल से चला रही थी जिसने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में कभी सोचा भी नहीं। हमारी आर्थिक संपदा लूटती गई, हमें पता भी नहीं लगा और आज हम आर्थिक बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं, दिन रात मैं खुद और मेरे कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य मेहनत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, किस प्रकार प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूती प्रदान की जाए और किस प्रकार हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। मेरा सरकार का ये उद्देश्य है, इसी दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं और हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बजट प्रस्तुत करने से पहले तकरीबन हमने कोई 10 बैठकें की होगी। रात के 1-1 बजे तक बैठकर देखा कि कैसे परिस्थितियों से आगे बढ़ा जाए और हमने पहला अपना बजट प्रस्तुत किया। और पहले बजट में हमने 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसमें व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए गए और मुझे खुशी इस बात की है कि हम उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं जब कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन दविंदर श्याम जी एमडी साहब मेरे पास आए, मैंने कहा आप एनपीए कम कर लीजिए, लेकिन आपको आपके बैंक को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आपका मुकाबला प्राइवेट बैंक से है और सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आने से पहले पिछले दिनों में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यक्रम में गया, उनके पैसे के बारे में बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि आप अपना पैसा हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में जमा करें। वो मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हो रही थी कि हमने अपने बैंक जितने भी है, चाहे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक है या और भी सोसाइटी के हमारे जो अपने बैंक है, उनको हम मजबूती प्रदान करेंगे। जब आप हमें 2 करोड़ का रिलीफ दे रहे थे तो मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा था। क्योंकि इससे पहले भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें रिलीफ दिया। मुख्यमंत्री रिलीफ कोष में हम बजट का पैसा कम करना चाहते हैं और जो आपके द्वारा दान किया हुआ पैसा है वो आम जनता, गरीब जनता के बीच बांटा जाता है। तो जब मैं बजट की बात कर रहा था, और बजट बहुत कम लोग पढ़ते हैं, कई प्रकार की चर्चाएं इस बजट के संबंध में हुई और कई प्रकार की बातें इस बजट के संबंध में हुई, लेकिन आप बजट पढ़ेंगे तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट पेश किया गया है। कई अधिकारी जो सरकार में बैठे होते हैं वो समझते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, पर हमारे जीवन का अनुभव है, हमने अपने जीवन में अनुभव के अनुसार ये कह सकते हैं कि 90% हिमाचल की जनता ग्रामीण गांव में निवास करती है। और गांव की समस्याएं क्या है, गांव की आर्थिकी कैसे मजबूत हो, ये बजट इस दिशा की ओर इंगित करता है।
आपने बजट को इस कई प्रकार से कई लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमारी योजनाओं में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, सहयोगी बैंक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं। बजट में हमने कहा है कि जो हमारी योजनाएं हैं उसमें सरकार एक सोवरेन गारंटी दे और हमारी योजनाओं को अमली जामा हमारा अपना कोऑपरेटिव बैंक और सहयोगी बैंक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब क्या योजनाएं हैं? एक है रिटेल बैंकिंग। उस रिटेल बैंकिंग में हमने कहा कि आप हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को नोडल बैंक बनाइए। योजनाएं हमारी है कि हिमाचल प्रदेश का युवा स्वरोजगार की तरफ जाए। अब स्वरोजगार की तरफ कैसे जाएगा? हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, वो कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया और मुझे खुशी है कि हमारी योजना सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। क्या है ये योजना? गरीब बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, +2 के बाद कोई बहुत अच्छे मेरिट में होते हैं, लोन तो कई बैंक देते हैं। हमने कहा कि जो गरीब बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, ITI करना चाहता है, कॉलेज में पढ़ना चाहता है, वो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई को रोक ना सके, इस दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन्हें 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन उपलब्ध करवाने की बात कही है। यानी कि आप बैंक से संबंधित है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास कोई गरीब बच्चा है जो मेरिटोरियस है, पढ़ना चाहता है, तो उसको 1% ब्याज की दर से 4 लाख की जिसकी आय होगी, 4 लाख वाली के आय वालों को हम 20 लाख रुपया उसकी पढ़ाई के लिए लोन देंगे। उसके लिए बैंक कौन होगा? उसके लिए बैंक कौन होगा? पिछली कैबिनेट में चर्चा हुई और इस इतवार को भी हमने इसी स्थिति को निपटने के लिए हमने बैठक बुलाई। हम क्यों संडे को बैठक कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। उसी तरह हमने बजट में कहा है कि 2026 को हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। जो कमर्शियल व्हीकल्स है, अगर हमने इस दिशा में बढ़ना है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें हमें कैपिटल असिस्टेंस देना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी। हमने इस दिशा में काम किया और आने वाले समय में जो इतनी भी टैक्सी चालक हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उनके परमिट हम उनको जारी करने जा रहे हैं। अगर एक गाड़ी 14 लाख रुपए की होगी, हिमाचल प्रदेश सरकार उसे 7 लाख यानी कि 50% टैक्सी के लिए अपना धन उपलब्ध कराएगी। अब जब ग्रीन स्टेट 2026 की तरफ बढ़ना है तो उसके कई कंपोनेंट हैं। बस के लिए अगर 1 करोड़ रुपए की बस होगी, हम उसके लिए 50 लाख रुपया उपलब्ध करवाएंगे। ट्रक के लिए अगर 1 करोड़ की ट्रक होगा तो 50 लाख रुपए उसके लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएंगे। और बैंक कौन होगा? बैंक कौन सा होगा? आपका सहयोगी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक पूरे हिमाचल प्रदेश में। और बैंक का पैसा भी ना डूबे, उसके लिए सॉवरेन गारंटी हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। फिर हिमाचल प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार की तरफ कैसे और बढ़ना है? हिमाचल में लैंड होल्डिंग कम है, हम एक और योजना लेकर आ रहे हैं। हिमाचल का युवा 10-15 हजार रुपए के लिए चंडीगढ़ में भटकता है, बद्दी में नौकरी के लिए आता है। हमने पूरा कैलकुलेशन किया
और एक अंदाजा लगाया कि जिसके पास 15 बीघे जगह है, जिसके पास 15 बीघे जगह है, अगर वो 1 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे साल की 55 से 60 लाख रुपए आय होगी। उसकी जितनी भी आय है वो बिजली बोर्ड द्वारा सारी बिजली उससे खरीदी जाएगी और उतना 55 लाख रुपया सरकार उसके खाते में जमा करवाएगी। ये 15 बीघे में है। इसी तरह 8 बीघे में अगर कोई सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है तो उसको सरकार से 30 लाख रुपए बिजली बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब खर्चा कितना आता है 1 मेगावाट में और 500 किलोवाट में? 15 बीघे में खर्चा आता है 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए के अनुसार उसे 1 करोड़ 60 लाख रुपया 40% सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। और 500 किलोवाट में खर्चा कितना आएगा? 2 करोड़। उसे कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 80 लाख रुपया सब्सिडी उसको दी जाएगी। आय कितनी होगी? 30 लाख रुपया। अगर उसके पास और कम जगह है, वो इस दिशा में अभी सोचता भी नहीं है, सारी बिजली सरकार खरीदेगी, बिजली बोर्ड खरीदेगा, सारा पैसा सरकार द्वारा जिस बैंक से लोन दिया जाएगा उसका एस्क्रो अकाउंट बन जाएगा, उसको हर महीने जो प्रॉफिट है वो मिलता जाएगा और जो पैसा उसका लोन का है वो कटता जाएगा। उसी तरह अगर 4 बीघे किसी के पास जगह है, उसमें 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है, तो 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट आपका 1 करोड़ में लगता है। उसको हम 40 लाख रुपया सब्सिडी देंगे, आय 15 लाख रुपया हो। 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक हिमाचली युवाओं को 40% सोलर पावर में हमारी सरकार अनुदान देने जा रही है, जो आने वाले समय में हमारी योजना है। उसकी सारी बिजली हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड खरीदेगा और जो उसकी आय होगी उसका चेक सरकार द्वारा उस बेरोजगार युवा को दिया जाएगा। ये ग्रीन स्टेट की ओर बढ़ने की दिशा में हमारा कदम है। मैंने पिछले दिनों उद्योगपतियों की मीटिंग में तभी मैंने कहा कि हमने अपनी संपदा को लुटा दिया है। मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐसी इन्वेस्टमेंट नीति पिछली सरकार लाई जहां हमारी जगह कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को दे दी गई और अभी तक उद्योग एक भी नहीं बना। 1000 करनाल जगह 40 लाख की लीज पर दे दी जाती है, यानी कि उसकी अगर 1 बीघे की कीमत लगाई जाए तो 10 रुपए बीघा के हिसाब से वो दे दी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश विकास कहां करेगा? हमारे पास बहता हुआ पानी हमारा बहता हुआ सोना है। 12,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट हमारे हार्नेस हो चुके हैं, 4,000 के पाइपलाइन पर है। हमारे पास सिर्फ 8-9 हजार के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बचे हुए हैं। 12% बिजली मिलती है हमें, 12% बिजली मिलती है। एक पावर प्रोजेक्ट 12 साल में फ्री हो जाता है, 12 साल में फ्री हो जाता है। उसके बाद उसका प्रॉफिट 90% होता है। हिमाचल के लोगों को क्या मिलता है? इस अधिकार के लिए मैं 2 बार देश के पावर मंत्री से मिल चुका हूं। मैं किन्नौर में गया, मैंने उनसे कहा जिसका पे बैक पीरियड पूरा हो चुका है, यानी कि जिसका लोन पूरा हो चुका है, वहां हमें 12% रॉयल्टी नहीं चाहिए, वहां हमें उस रॉयल्टी की कीमत, आपको रॉयल्टी को बढ़ाना पड़ेगा। यही नहीं, जो पावर प्रोजेक्ट बन गए हैं उनको जिंदगी भर के लिए उन प्राइवेट पावर प्रोजेक्टों को आप हमारी सरकार, हमारे जो पिछले सीपीएसयू है उन्होंने अपने पास रख लिया है। हमने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें सिर्फ 12% मिले, 100 में से 12% रॉयल्टी हमें मिले, 88% वो ले जाए। उस अधिकार की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं।
शालन प्रोजेक्ट जिसकी लीज की मनी पूरी हो गई है, वो भी हमें नहीं मिलने जा रहा है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे जो अधिकार है, हिमाचली के जो अधिकार है, हमारा पहला दायित्व ये बनता है कि हम उन अधिकारों की रक्षा करें और भविष्य की पीढ़ी के साथ अन्याय ना करें। हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय में कोई कमी नहीं है और हम इस दिशा में कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी और आगे बढ़ेगी। मैंने आरके सिंह जी से बात की, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा वाटर सेस हमारा अधिकार है। आप हमारे अधिकारियों को डरा सकते हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक लोगों को डरा नहीं सकते। आप हमारे अधिकारियों पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन मुझ पर दबाव नहीं बना सकते, हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों पर दबाव नहीं बना सकते। वाटर सेस हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। पावर प्रोजेक्ट में हमारी रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी को हम लेकर रहेंगे और हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी। 11 दिसंबर 2022 से आज 11 दिसंबर 2023 हो गई है। 6 महीने हमारी सरकार को हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हमारी सोच इस दिशा में आगे। और जो आपका बैंक है, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमें लड़ाई लड़ने के साथ साथ प्रदेश का समान विकास करना है। हमने अपने प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करना है। इसीलिए हमने कल रात को फैसला किया कि ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में जो इंडस्ट्री होगी, उस इंडस्ट्री को हमारी सरकार बढ़ावा देगी। ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री है? हमारे पास टूरिज्म नंबर 1 पर है। पर्यटन हमारा सबसे पहला क्षेत्र होगा, जहां सरकार की तरफ से भी इन्वेस्ट करेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आएगी, उन्हें खुले हाथों स्वागत उसका करेंगे। दूसरा हाइड्रो, तीसरा आईटी, चौथा फूड प्रोसेसिंग और 5वां डाटा सेंटर और आईटी सेक्टर है। इन 5 इंडस्ट्रीज को हम ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। पिछली सरकार ने क्या किया, मैं उन पर दोष नहीं देता। मैं 40 साल की उस व्यवस्था को दोष दे रहा हूं कि अपनी संपदा को हम लूटते देखते गए। हमारे पास था क्या? हमारे पास पानी था, हमारे पास पर्यटन था, हमारा वातावरण था, हमारे पास आबो हवा थी। क्या हम इसी ढर्रे पर बैठे रहेंगे? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम राजनीति में सेवा के भाव से आए हैं। बार बार मेरी एक ही बात होती है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बैंक की व्यवस्थाओं के लिए भी हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। मैंने 16 तारीख को बैठक बुलाई थी सभी बैंकों के, क्योंकि बैंक में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। और पर देवेंद्र श्याम जी ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, हम अगले 2-4 दिन में और बैठक बुलाएंगे। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बैंकों को लेस करना पड़ेगा। हमें डिजिटल में आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है, लेकिन अपने बैंक को हम अगर आज इंटरनेट से जोड़ रहे हैं और इसमें हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। डिजिटल में जब हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आपको उस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 5G टेक्नोलॉजी के साथ अपने बैंक को जो हमारे प्राइवेट बैंक है, उन चुनौतियों के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपके बैंक में भी आने वाले 6 महीने में रिफॉर्म्स नजर आएंगे। आपके मेरी चेयरमैन साहब से और एमडी साहब से चर्चा हुई है, हम उसमें रिफॉर्म्स में जा रहे हैं। और हमने बैंक से ये कहा कि आप हमारा बैंक है, आपका जो रेपो रेट है उससे 0.5 पर हमें आगे बढ़कर आप दीजिए, लोन दीजिए और रिटेल बैंकिंग से आप जो चल रहा है उससे अपना प्रॉफिट कमाइए, इससे एनपीए कम करिए। लेकिन उस दिशा में हमको बड़ी खुशी है कि मुझे आज बताया कि हमने 500 करोड़ रुपया
अपनी पावर कारपोरेशन को हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से एक निश्चित इंटरेस्ट पर हमने इनसे लिया है। अब हमारे पास पावर कारपोरेशन को हम क्यों स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप HRTC को भी और लोन दीजिए, क्योंकि उसकी गारंटी आपको वापस होने की है। ये कोई प्राइवेट नहीं है, सरकार ने ही लिया है। अगर पावर कारपोरेशन में अगर हम 7.5% की ब्याज की दर से कोऑपरेटिव बैंक से हम लोन लेते हैं, तो जो हम 200 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट इस साल अक्टूबर तक लगाने जा रहे हैं, हम आपको प्राइम बैंक बनाएंगे और उससे हम ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ये इसलिए है कि अर्थव्यवस्था को कैसे पैरों पर खड़ा करना है। हमारे पास सोलर पावर और हाइड्रो पावर है, इसलिए हमने ये लोन ले रहे हैं। क्योंकि जब हमारा अक्टूबर से मार्च तक हम जो बिजली है, अक्टूबर से मार्च तक हम बिजली, आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार 7 रुपए 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दूसरी सरकारों से खरीदती है। हम हिमाचल हाइड्रो में सरप्लस कहलाते हैं, लेकिन कब के लिए कहलाते हैं? जब पीक सीजन होता है। और जब अक्टूबर से मार्च आता है, 5600 करोड़ रुपए की बिजली हिमाचल बिजली बोर्ड हिमाचल की जनता के लिए खरीदता है। क्यों हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते? क्या हम इस पैसे को बचा नहीं सकते? इस दृष्टि से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया और 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसमें से 50 मेगावाट के सोलर पावर के प्रोजेक्ट के काम हो चुका है और 150 के आने वाले समय में हम बनाएंगे। तब सिर्फ 600 करोड़ रुपया बचाएंगे उससे। लेकिन हम पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट 10-10 साल 20-20 साल तक नहीं बनते थे, हमने फैसला किया है कि शोंगटंग का प्रोजेक्ट जो 2027 में कंप्लीट होना था, वो 2025 में कंप्लीट करना है। उस दृष्टिकोण से अभी चीफ सेक्रेटरी साहब भी हमारा दौरा कर चुके गए हैं, जगत नेगी जी भी दौरा करके गए हैं। आप पावर कारपोरेशन वालों को भी हमने कहा है कि आप भी अपना पैसा कोऑपरेटिव बैंक में रखिए। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो आपको लोन दे रहा है, हमारी सरकार, ये सब चीजें को रिलेटेड है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो? गांव में क्या करते हैं हमारे, जब किसी किसान को अश्योर्ड इनकम नहीं होगी, वो सब चीजें छोड़ देगी। और किसान का बेसिक क्या है? पशु है। हमने कहा कि आने वाले समय में डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा और गांव में जिसने गाय पाली है या भैंस पाली है, उसको अश्योर्ड इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आने वाले 2-3 वर्षों में एक नीति लेकर आ रहे हैं हम कि गाय का दूध आने वाले सालों में जो भी गांव में, क्योंकि 90% लोग हम गांव से संबंधित है, गांव में आते जाते रहते हैं। गाय का दूध हमने कहा है 10 किलो प्रत्येक परिवार से 80 रुपए किलो के हिसाब से आने वाले समय में, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, गाय का दूध 80 किलो रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा। एक परिवार से 10 किलो खरीदा जाएगा। भैंस का दूध 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। इस बात में बड़ी विडंबना सी लगती है, विचित्र सी लगती है, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस दिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, गांव के परिवार को जिसने गाय पाली होगी, उसे एक महीने में 24,000 रुपए की इनकम और 800 रुपए की इनकम प्रतिदिन होगी। ये हमारी सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अर्थ नीति है, ताकि वो परिवार अपने गांव में रहकर एग्रीकल्चर भी करे और पशु भी पाले। हमारी सरकार आने वाले 2 सालों में उस नीति पर भी कार्य कर रही है। आप विश्वास कीजिए, पर्यटन की दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हेलीपोर्ट सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जोड़े जा रहे हैं। हमें उसके लिए भी आपसे धन चाहिए होगा। हेलीपोर्ट से आप शिमला से कांगड़ा 50 मिनट में पहुंच जाओगे, कुल्लू आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपकी जो दूरी है उससे 1 घंटे के नजदीक 1 घंटे में पूरा कर ली जाएगी। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रही है। अभी आने वाले समय में हम शिमला में भी एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाश रहे हैं। धर्मशाला के गग्गल के एयरपोर्ट को हम बड़ा करना चाहते हैं और कांगड़ा को हम टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित कर रहे हैं, क्योंकि जहां पानी होता है टूरिज्म वहां बहुत ज्यादा विकसित होता है।
शिमला में हम हाई एंड होटल्स के लिए जगह देख रहे हैं, शिमला की ट्रैफिक कंजेशन को हम कम करने जा रहे हैं। ये सब चीजें हमारी सरकार आने वाले समय में आपको 1-1.5 साल में धरातल में नजर आएगी। एक और मैं बात अंत में कहना चाहूंगा, कोऑपरेटिव बैंक के साथ हमारे साथ नबार्ड के जीएम साहब भी बैठे हैं, इनसे भी एक रात 1 बजे तक चर्चा हुई और मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे जो ग्रीन स्टेट के सपने के है उसको पूरा करने के लिए 300 जो इलेक्ट्रिकल बसेस है उनको देने का आपने वादा किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपने मुझे बहुत कम बताया है। अब 300 बसेस इनसे भी मेरी रात को 12-1 बजे बहुत इस बात में चर्चा हुई कि नबार्ड तो हमें लोन देता है, हमारी मर्जी है, हमारी प्रायोरिटीज है, आप सड़क पर की जगह हमें ये दीजिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इन्होंने बताया कि जो आपकी प्रपोजल थी उसको नबार्ड ने स्वीकार कर लिया। आने वाले समय में हम पूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो HRTC है 3 साल में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुकेश जी बैठे, हमारी चर्चा होती रहती है, 3 साल में हिमाचल प्रदेश में सभी बसेस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य करेगी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, ये सब जानकारी बैंक से संबंधित नहीं है लेकिन बैंक से रिलेटेड है। आपके बैंक को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको हम इसलिए तैयार कर रहे हैं जितने भी ब्रांच है कि आपको इन योजनाओं में धन देने के लिए तैयार रहना है, इसलिए भी हम ये बात आपके ध्यान में लाना चाह रहे हैं। और आपको बहुत ज्यादा हमारी सरकार आने वाले समय में परिवर्तन के दौर से विभाग भी गुजर रहे हैं, ई-गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हिम परिवार एक आधार की तरह हम हिमाचल के लोगों के लिए एक यूनिक आईडी लेकर आ रहे हैं, उसकी काम चल रहा है। जुलाई में हमने उन्हें टारगेट दिया है। आप देखेंगे हिमाचल जिसको पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा जाता था, भविष्य में ये हिंदुस्तान की राह का सबसे अग्रणी प्रदेश होगा। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मैं जो हमारे सोसाइटीज है, क्योंकि सोसाइटीज अगर लोन नहीं लेगी उसका हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। हमने अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें सोसाइटियों को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए जो 118 की परमिशंस है, क्योंकि सब हिमाचली की है, अगर कहीं फंसी होगी उसको तुरंत प्रभाव से हमारी सरकार लागू करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं कोऑपरेटिव बैंक के सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सभी बोर्ड के निदेशक मंडल का धन्यवाद करना चाहता हूं इस आशा के साथ कि आप सहयोग करिए और जो भविष्य की युवा पीढ़ी है उसको हम कुछ देकर जाना चाहते हैं। आपके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर हम पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की परंपरा है, आरोप लगाएगी, दोष आरोप लगाएगी, लेकिन हम उससे घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि चुनौतियों का सामना हमें करना आता है और चुनौतियों को पार करना भी हमें आता है। इस दिशा से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आप पर आपका सहयोग चाहिए, आम जनता का सहयोग चाहिए, हिमाचली के हर वासी का सहयोग चाहिए। 2 साल के भीतर परिवर्तन आपके सामने नजर आएगा और 4 साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर होगी और 10 साल में हम हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। इस वादे के साथ मैं आज आपको यह भाषण देना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, मैं चेयरमैन साहब का, जिसमें और हमारे एमडी साहब का, मैं चाहूंगा कि हम उसमें जल्दी से जल्दी रिफॉर्म्स करें और बैंक को दूसरे बैंकों के लिए कोऑपरेटिव बैंक एक चुनौती बनकर उभरे। हमारी सरकार आपके साथ पूरी तरह खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।